हेलो नमस्कार दोस्तों, सक्षम IQ टेस्ट सीरीज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम करेंगे यूपी PCS के लिए जो PCS मंत्रा का हम लोग टेस्ट कर रहे थे, जो की टेस्ट था आपका हिस्ट्री का। तो हमने 51 क्वेश्चन किए थे, तो आज हम स्टार्ट करेंगे 52 से। तो 52 से आगे आज हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज हम पूरा टेस्ट सॉल्व कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और कोई चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कोई अगर आपका क्वेश्चंस है तो आप हमें कमेंट करें। तो क्वेश्चन नंबर 52 है और आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन। तो देखते हैं, मुगल काल में मनसबदारी पद्धति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस व्यवस्था की शुरुआत अकबर द्वारा की गई। मनसब केवल जात में विभाजित होते थे। इस पद्धति से अकबर को साम्राज्य विस्तार में सहायता मिली। उपरोक्त कथनों में सही कथन है 1 और 2, 2 1 और 3, 2 और 3, 1 2 3। तो इसमें सही कथन कौन सा है ये बताना है। 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इस व्यवस्था की शुरुआत अकबर द्वारा की गई थी। क्या मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत अकबर द्वारा की गई थी? हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है। मनसब केवल जात में विभाजित होते थे, क्या ये सही है? ये जो मनसब होते थे ये जाति में नहीं, सवार में विभाजित होते थे। जात और सवार दोनों में विभाजित होते थे, इसलिए ये गलत हो गया। और तीसरा, इस पद्धति से अकबर को साम्राज्य विस्तार में सहायता मिली। हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है। इस व्यवस्था के माध्यम से जो अकबर अन्य राज्य के राजाओं को मनसब प्रदान कर उससे अच्छे संबंध स्थापित किया करते थे और इसके साम्राज्य में विस्तार में मदद भी मिली। तो इसलिए हो जाएगा आपका पहला और तीसरा सत्य हो गया, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 53। विजयनगर शासकों के समय आने वाले प्रमुख विदेशी यात्राओं और यात्रियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग गलत है? तो विजयनगर पे कौन कौन से शासक थे, कौन कौन से विदेशी यात्री आए हैं, ये बताना है कि किसके काल में कौन सा विदेशी यात्री भारत पे आया। अब्दुल रज्जाक जो है ये किसके शासन काल में आया है? देखिए, ये देवराय द्वितीय के टाइम पे आए, ये बात बिल्कुल सत्य है। अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय। और नूनिज किसके शासन काल में आए हैं? नूनिज ये अच्युत देव राय के शासन काल में आए हैं, ना कि कृष्णदेव। ये अच्युत देव के शासन काल में है, अच्युत देव, इसलिए ये गलत हो गया। और डोमिंगो पायस ये कृष्णदेव राय के शासन काल में आई, बिल्कुल सत्य बात है। और निकोलो कॉन्टी देवराय प्रथम के शासन काल में आए हैं, ये भी बात सत्य है। तो इसमें पूछा क्या है, कौन सा गलत है ना? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 54। विजयनगर शासकों के संबंध में ये क्वेश्चन हमने कर लिया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 54 है। मराठा साम्राज्य से जुड़े गलत कथन की पहचान कीजिए। चौथ तथा सरदेशमुखी मराठा कालीन प्रमुख कर थे। चौथ तथा सरदेशमुखी मराठा कालीन कर थे। स्वदेशमुखी आय का 10% या 1/10 अंश के रूप में होता था, जो एक अतिरिक्त कर था। नेक्स्ट है, चौथ विजित राज्यों के क्षेत्रों से उपज के 1/4 भाग के रूप में वसूल किया जाता था। नेक्स्ट है, शिवाजी की राजस्व व्यवस्था अंग्रेजों के स्थायी बंदोबस्त की भांति थी। 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
इसमें गलत युग्म की पहचान करना है। देखिए, चौथ तथा सरदेश मुखी मराठा कालीन कर थे, ये बात बिल्कुल सत्य है। सरदेश मुखी आय का 10% या 1/10 अंश के रूप में होता था, जो एक अतिरिक्त कर था, ये भी बात सत्य है। नेक्स्ट है, चौथ विजित राज्यों के क्षेत्रों में उपज के 1/4 भाग के रूप में वसूल किया जाता था, ये भी सत्य है। शिवाजी की राजस्व व्यवस्था अंग्रेजों के स्थायी बंदोबस्त की भांति थी, क्या ये बात सत्य है? नहीं। जो शिवाजी की राजस्व व्यवस्था थी, ये रैयतवाड़ी प्रथा पर आधारित थी, जो सीधे जो है किसानों से राजस्व वसूल करती थी। और इस जो है राजस्व वसूल पे जो राजस्व व्यवस्था पर मालिक अंबर का प्रभाव था, जो कि नगद या वस्तु के रूप में चुकाया जाता था। मालिक अंबर का प्रभाव था, जो कि नगद या वस्तु के रूप में चुकाया जाता था। जैसे किसी के पास नगद नहीं होता था, वो कोई वस्तु दे के उसके बराबर में कर चुका सकता था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए, एक क्वेश्चन में कितने इसमें ऑप्शन मिल गए आपको मराठा साम्राज्य से जुड़े। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और बहुत ही अच्छा टेस्ट है और बहुत ही आपके लिए यूज़फुल होने वाला है ये। 55, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? पुस्तकें हैं और दूसरी तरफ लेखक। शाहनामा के लेखक कौन थे? शाहनामा, गलत युग्म बताना है इसमें, ठीक है। तो शाहनामा के कौन थे? देखिए, फिरदौसी शाहनामा के थे, सत्य है। रेहला इब्न बतूता, और तुगलकनामा अमीर खुसरो, और किताबुल यामिनी किसकी थी बुक? जो किताबुल यामिनी थी उत्वी की है। किसकी है? उत्वी। तो ये इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यही गलत और यही राइट आंसर हो जाएगा। शाहनामा फिरदौसी, रेहला इब्न बतूता, तुगलकनामा अमीर खुसरो, और किताब उल यामिनी उत्वी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 56, मुगल चित्रकला से जुड़े गलत युग्म को पहचानिए। दसवंत व बशावन अकबर कालीन चित्रकार थे। बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र बनाने वाला फारूक बैग था। नादिर उल अस्र की उपाधि उस्ताद मंसूर को मिली। जहांगीर की चित्रणशाला का अध्यक्ष अबुल हसन था। तो इसमें कौन सा गलत है ये बताना है। तो 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जो दसवंत व बसावन थे ये अकबर कालीन चित्रकार थे, ये बात सबको पता है, ये बात सत्य है। बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र बनाने वाला जो फारूक बैग था, ये भी सत्य है। नादिर उल अस्र की उपाधि उस्ताद मंसूर को दी गई। और जो जहांगीर की चित्रशाला का अध्यक्ष था, क्या वो अबुल हसन था? नहीं। इसका कौन था? जहांगीर के जो चित्रशाला का जो वो था, कौन था? अकारिजा था। इसका जो अध्यक्ष था वो अकारिजा था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, जौनपुर शहर की स्थापना किस सल्तनत कालीन राजा ने की थी? क्या बुगर खान ने की थी, या शेर शाह, या फिर मोहम्मद बिन तुगलक, या फिर फिरोज शाह तुगलक? 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो जौनपुर शहर की स्थापना थी सल्तनत कालीन राजा ने की थी, किसने? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और ये किसके याद में किया था इन्होंने? जौन खां की जौनपुर की शहर की स्थापना जौना खां अपने चचेरे भाई के नाम पर किया था इन्होंने, जौना खां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 58।
और ये जौनपुर को और क्या कहा जाता है? इसे भारत का सिराज कहा जाता है, जौनपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 58। निम्नलिखित में से गलत युग्म पहचानिए और कूट से उत्तर चुनिए। खुम्स कर युद्ध में लूटे गए माल पर लगाया जाने वाला कर था। जजिया और मुस्लिमों से लिए जाने वाला कर। उसर मुस्लिमों पर लगने वाला भूमि कर। जकात इस्लाम आधारित संपत्ति कर जिसका उपयोग दान इत्यादि में किया जाता है। 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से गलत युग्म पहचानिए और कूट से उत्तर देना है ना, तो 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, खुम्स कर युद्ध में लूटे गए माल पर लगने वाला कर था। जजिया गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था। उसर मुस्लिमों पर लगने वाला भूमि कर था। जकात इस्लाम आधारित संपत्ति कर जिसका उपयोग दान इत्यादि में किया जाता है। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? 58 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ये सभी सत्य बातें हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जो खुम्स कर था यह युद्ध में लूटे गए माल पर लगने वाला कर था, और जजिया कर जो था वो गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था। उसर मुस्लिमों पर लगने वाला भूमि कर था। और जो जकात था, जकात इस्लाम आधारित संपत्ति कर जिसका उपयोग जो है दान इत्यादि में किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 59। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बेदरा का युद्ध सही सुमेलित कौन सा है, ये बताना है, ठीक है। बेदरा का युद्ध किसके बीच हुआ था? बेदरा का युद्ध अंग्रेज डच के बीच हुआ। और एक्सला सापेल संधि द्वितीय कर्नाटक युद्ध। बांडीवास का युद्ध अंग्रेज फ्रांसीसी के मध्य। उपर्युक्त में से कौन सा सही सुमेलित है? 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, बेदरा का युद्ध जो था वो अंग्रेज डच के बीच में हुआ था, बेदरा का युद्ध। और ये कब हुआ था? बेदरा का युद्ध हुआ था 1759 ईस्वी में हुआ था बेदरा का युद्ध। बेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था ये? जिसमें कर्नल फोर्ड के नेतृत्व में अंग्रेजों ने डचों को पराजित किया, और एक्सला सापेल संधि जो थी 1700 कितना हुआ था 1748 के तहत हुआ था, जो कि प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी एक्सला सापेल संधि के साथ। और बांडीवास का युद्ध कब हुआ था? बांडीवास, इसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को निर्णायक रूप से पराजित कर दिया था। बांडीवास में अंग्रेजों ने जो है फ्रांसीसियों को अंतिम रूप से निर्णायक रूप से पराजित कर दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जो पहला और तीसरा तो बिल्कुल सत्य है, और जो एक्सला सापेल संधि है, क्या ये द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था? नहीं, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पहला और तीसरा, बेदरा का युद्ध हुआ अंग्रेज डच के बीच हुआ 1759 ईस्वी में। एक्सला सापेल संधि हुई थी 1748 ईस्वी में, वो भी कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ था। इसमें जो है कर्नाटक का प्रथम युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 60 नंबर। निम्नलिखित बंगाल के नवाबों का सही कालक्रम क्या हो जाएगा? सिराजुद्दौला, अलीवर्दी खां, मुर्शिद कुली खां, शुजाउद्दीन। तो इसका
सही कालक्रम कौन पहले आया, इसके बाद कौन आया, तो देखिए इसका क्रम बनाते हैं। सबसे पहले आया था, कौन आया था, मुर्शिद कुली खां आया था। कब आया था, ये 1717 ईस्वी में आया था। 1717 में आया था मुर्शिद कुली खां। फिर आया था सुजाउद्दीन, 1727 में आया था सुजाउद्दीन। फिर आया था आपका अली वर्दी खां, ये 1740 में आया था। अली वर्दी खां 1740 में आया। और सिराजुद्दौला 1756 में आया था, सिराजुद्दौला। तो इस हिसाब से हो जाएगा, पहले हो जाएगा मुर्शिद कुली खां तीसरा, फिर हो जाएगा सुजाउद्दीन चौथा, फिर हो जाएगा अली वर्दी खां, फिर हो जाएगा सिराजुद्दौला 1756 में आया। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, दिल्ली सल्तनत पर प्रथम मंगोल आक्रमण किस शासक के समय में हुआ? बलवन, इल्तुतमिश, नसरुद्दीन और अलाउद्दीन खिलजी। 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो दिल्ली सल्तनत पर प्रथम मंगोल आक्रमण हुआ था वो इल्तुतमिश के टाइम पे हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए सत 1221 ईस्वी में चंगेज खां था। इसी के नेतृत्व में मंगोल सेना जो ख्वारिज्म के राजकुमार जलालुद्दीन और मंगबरनी का जो पीछा करते करते यहाँ तक भारत आई थी। जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते करते जो मंगोल के सेना ख्वारिज्म के राजकुमार थे वो यहाँ तक आज मंगबरनी का पीछा करते करते भारत आए। और इल्तुतमिश ने जो है मंगबरनी को भारत में शरण नहीं दी। इसी तरह बिना युद्ध किए मंगोल सेना वापस लौट गई। तो जो मंगोल आक्रमण था वो इल्तुतमिश के टाइम में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 62, नीचे विभागों की सूची दी गई, इसमें से किनकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी? दीवाने खैरात, दीवाने बंदगान, दारुल सफ़ा, रोजगार कार्यालय। 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीचे दिए गए विभागों की सूची दी गई, इसमें किनकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी? 62, दीवाने खैरात, दीवाने बंदगान, दारुल सफ़ा, रोजगार कार्यालय। तो इसमें से जो फिरोज शाह तुगलक ने किया था ये दीवाने खैरात की भी स्थापना की थी, जो कि विभाग की स्थापना जिसमें विधवा और गरीब महिलाओं को आर्थिक सहायता देने एवं गरीब मुस्लिम लड़कियों की शादी कराने के उद्देश्य से किया गया था। दीवाने खैरात। दीवाने बंदगान, दीवाने बंदगान का संबंध जो है वो दासों की देखभाल से था। और दारुल सफ़ा, दारुल सफ़ा का संबंध किससे था? निःशुल्क चिकित्सा से था। जो दारुल सफ़ा का संबंध था निःशुल्क चिकित्सा से था। और इसके बाद क्या है? रोजगार कार्यालय। और इन्होंने बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के उद्देश्य से रोजगार कार्यालय का निर्माण करवाया था। तो इसलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, जिसमें से इसने दीवाने खैरात, दीवाने बंदगान, दारुल सफ़ा, रोजगार कार्यालय इन सब की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 63, निम्नलिखित में से अकबरकालीन घटनाओं में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है? 63, इबादत खाने का निर्माण 1578 ईस्वी में हुआ। फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 ईस्वी में हुआ। और दहसाला प्रणाली 1582 में हुआ। मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत 1575 ईस्वी में हुआ। 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अकबरकालीन घटनाओं में कौन सुमेलित नहीं है? 63
जो अकबर ने जो है दार्शनिक एवं धार्मिक विषयों पर वाद विवाद के लिए अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की स्थापना किया था। वो कब किया था? वो 1575 ईस्वी में किया था। इबादत खाने का निर्माण 1575 में किया था, ना कि 1578 में। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। इबादत खाने का निर्माण जो है 1575 ईस्वी में हुआ था और फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 में और दहशाला प्रणाली 1582 में लागू की गई और मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत 1575 ईस्वी में किया गया। देखिए, जो मनसबदारी है और इबादत खाने का निर्माण है, ये एक ही वर्ष में 2 स्थापनाएं हुई थी, जो कि अकबर द्वारा की गई थी। और जो ये इबादत खाना है, इबादत खाने के माध्यम से इस्लाम धर्म के बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहता था। जो इसमें अकबर ने जो है इस्लाम धर्म के बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहता था, इसलिए प्रारंभ में उसने सिर्फ मुस्लिम धर्म गुरुओं को ही आमंत्रित किया, किंतु बाद में 1578 में उसने सभी धर्मों के विद्वानों के लिए इबादत खाना खोल दिया था अकबर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 64, चित्तौड़ में किसने प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ बनवाया? तो किसने बनवाया था? 64 नंबर क्वेश्चन है। चित्तौड़ में किसने बनवाया था? राणा रतन सिंह, राणा हमीर, राणा कुंभा, राणा संग्राम सिंह। तो 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चित्तौड़ में जो है राणा कुंभा ने प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ बनवाया था, जो कि मालवा के शासक महमूद शाह को पराजित करके 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में एक कीर्ति स्तंभ की स्थापना की। राणा कुंभा ने साहित्य में रुचि रखते हुए कृति गीत गोविंद जयदेव पर टीका लिखी थी। राणा कुंभा ने गीत गोविंद जयदेव कृत पर टीका लिखी थी, राणा कुंभा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ की स्थापना राणा कुंभा ने करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 65, बाबर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? खानवा के युद्ध में उसने जिहाद की घोषणा की, काबुल में उसने बादशाह की उपाधि धारण की, अपनी आत्मकथा तुजुल ए बाबरी उर्दू भाषा में लिखी, मुबैयान नामक पद्य शैली में रचनाएं लिखी। तो 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? खानवा के युद्ध में उसने जिहाद की घोषणा की, ये बात सत्य है। काबुल में उसने बादशाह की उपाधि धारण की, ये भी बात सत्य है। अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी उर्दू भाषा में लिखी थी? नहीं, इसने तुर्की भाषा में लिखा था ना, तुजु के बाबरी तुर्की भाषा में लिखा था, इसलिए यही ऑप्शन गलत है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और मुबैयान नामक पद्य शैली में रचनाएं लिखी थी, ये बात सत्य है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 66, सल्तनतकालीन इमारतें और उनको बनवाने वाले शासकों के गलत युगों की पहचान करना है। 66, चार मीनार, क्या कुली कुतुब शाह ने बनवाया था? चार मीनार, हजार सितूर अलाउद्दीन खिलजी, अदीना मस्जिद नुसरत शाह, सुल्तानगढ़ी का मकबरा इल्तुतमिश। 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जो चार मीनार है कुली कुतुब शाह ने बनवाया था, ये बात सत्य है। हजार सितूर अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, ये भी सत्य है। अदीना मस्जिद किसने बनवाया था? अदीना मस्जिद इसको जो है सिकंदर शाह द्वारा निर्मित किया गया था। सिकंदर शाह
सुल्तानगढ़ी का मकबरा इल्तुतमिश द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, यही आपका गलत है। जो अदीना मस्जिद है ये नुसरत शाह द्वारा नहीं बनवाया गया, सिकंदर शाह द्वारा बनवाया गया था, सिकंदर शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इल्तुतमिश को सिक्कों का राजकुमार कहा जाता है, उसने चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलवाया। मलिक छज्जू का विद्रोह इल्तुतमिश के काल की महत्वपूर्ण घटना थी। 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें सही कौन सी बात है? इल्तुतमिश को सिक्कों का राजकुमार कहा जाता था, ये भी बात बिल्कुल सत्य है। सिक्कों का राजकुमार कहा जाता था, ये सत्य है। उसने चांदी का टंका तांबे का जीतल चलवाया। हाँ, उसने चांदी का टंका और चांदी का टंका तांबे का जीतल चलवाया, ये भी बात सत्य है। मलिक छज्जू का विद्रोह इल्तुतमिश के काल की महत्वपूर्ण घटना है? नहीं। किसके टाइम की है ये? मलिक छज्जू का विद्रोह जलालुद्दीन खिलजी के समय में हुआ था। इस विद्रोह को है अलाउद्दीन खिलजी ने दबाया था, जिसके लिए जलालुद्दीन खिलजी ने उसे कड़ा मानिकपुर की सूबेदारी सौंप दी थी। मलिक छज्जू का विद्रोह जलालुद्दीन खिलजी के समय में हुआ। इस विद्रोह को अलाउद्दीन खिलजी ने दबाया, जिसके लिए जलालुद्दीन खिलजी ने उसे कड़ा जो है मानिकपुर जो उनकी सूबेदारी उनको सौंप दी गई थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि इसमें पहला और दूसरा सत्य है, तीसरा गलत है। जो कि किसके टाइम पे हुआ था ये? जलालुद्दीन के काल में हुआ था, ना कि इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 67 हो गया है। 68, मुगल कालीन भारत में मदद ए माश कहा जाता था किसे? गरीब किसानों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता को, अकाल प्रभावित क्षेत्रों में दी जाने वाली सहायता को, विद्वानों व उलेमाओं को दी जाने वाली जमीन, ये सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुगल कालीन भारत में मदद ए माश कहा जाता था, किसे कहा जाता था? जो अकाल प्रभावित क्षेत्रों में दी जाने वाली सहायता होती थी। मुगल कालीन प्रशासन में विद्वानों एवं उलेमाओं को दिया जाता था दान स्वरूप जो भूमि होती थी, मदद ए माश उसी को कहा जाता था। विद्वान व उलेमाओं को दान स्वरूप मिली भूमि को मदद ए माश कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 69, मराठों की प्रशासनिक व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? मजूमदार वित्त व्यवस्था, बाक्यान्वीश गुप्त व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था, सुरूनबीश सैन्य व्यवस्था, सुमंत विदेश मंत्री। तो 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 69, जो मजूमदार होता था वो वित्त व्यवस्था करता था, सत्य है। जो बाक्यान्वीश होता था ये क्या करता था? बाक्यान्वीश ये गुप्तचर व्यवस्था करता था, ये भी बात सत्य है। और सुरूनबीश जो होता था, सुरूनबीश ये राजकीय पत्रों की जांच करने के लिए अधिकारी नियुक्त किया जाता था। राजकीय पत्रों की जानकारी, ये गलत हो गया। सुरूनबीश होता था राजकीय पत्रों की जानकारी रखता था ये, और सुमंत विदेश मंत्री होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 70, विजयनगर काल में स्वराज क्या था?
अच्छा 69 में देखिए जो सुमंत था विदेश मंत्री था, इससे रिलेटेड और कुछ देखिए जान लेते हैं। पेशवा जो होता था क्या होता था? पेशवा जो होता था वो शासन के अधिकारियों पर नियंत्रण रखने वाला होता था। जितने भी अधिकारी शासन करते थे उन सब पर नियंत्रण पेशवा रखता था। और जो सरे नौबत आता था ये सैन्य संगठन की देखरेख करता था, सैनिकों के संगठन की देखरेख करता था सरे नौबत। और पंडित राव या बोहतिसिब जो होता था ये भी बहुत महत्वपूर्ण अधिकारी होता था, जो कि दान का अध्यक्ष होता था और न्यायाधीश न्याय विभाग का प्रधान होता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजय काल में स्वराष्ट्र क्या था? किसे कहते थे? स्वर्ण सिक्का, रजत सिक्का, करमुक्त भूमि, विवाह कर। तो ये क्या होता था? ये स्वर्ण का एक सिक्का होता था जो कि सर्वाधिक प्रसिद्ध होता था विजयनगर साम्राज्य का, जिसे वराह कहते थे। वराह। क्या कहते थे इसे? वराह। और जिसे विदेशी यात्रियों ने होड़ परदौस या पैगोड़ा के रूप में उल्लेख किया है। सोने के छोटे सिक्के को प्रताप तथा फणम कहा जाता था। चांदी के छोटे सिक्कों को तार कहा जाता था। सोने के छोटे सिक्कों को क्या कहा जाता था? प्रताप या फणम। और चांदी के छोटे सिक्कों को तार कहते थे। और जो वराह होता था, इसे स्वर्ण का सिक्का, इस स्वर्ण सिक्के को भी वराह कहते थे। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 71 निम्नलिखित रचनाओं और उनके लेखक के संबंध में सही सुमेलित नहीं है। किरानुस्सादेन, जो किरानुस्सादेन होता था, क्या ये अमीर खुसरो से संबंधित है? हाँ, किरानुस्सादेन अमीर खुसरो से संबंधित है। फुतुहात ए फिरोज शाही, ये किससे संबंधित है? जियाउद्दीन बरनी से संबंधित है। और मुंतखब उल तबारीख अब्दुल कादिर बदायूनी से संबंधित है, ये भी बात सत्य है। मुंतखब उल तबारीख अब्दुल कादिर बदायूनी। और तबकात अकबरी, ये किससे संबंधित था? तबकात अकबरी के लेखक कौन थे? निज़ामुद्दीन अहमद थे। कौन थे? निज़ामुद्दीन अहमद। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। यही गलत है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 72 टीपू सुल्तान से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए, फिर कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। श्रीरंगपट्टनम में उसने एक स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया। मराठा आक्रमण से क्षतिग्रस्त हुए श्रृंगेरी के मंदिर और शारदा देवी की मूर्ति की पुनर्स्थापना के लिए धन दिया। अपनी सेना को आधुनिक ढंग से प्रशिक्षित करने हेतु उसने अंग्रेज अधिकारियों की नियुक्ति की। 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? टीपू सुल्तान से संबंधित है कथन, तो उसे देखते हैं। जो श्रीरंगपट्टनम में उसने एक स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया, ये बात सत्य है। और मराठा आक्रमण से क्षतिग्रस्त हुए श्रृंगेरी के मंदिर और शारदा देवी की मूर्ति की जो पुनर्स्थापना के लिए धन दिया, ये भी बात सत्य है। अपनी सेना को आधुनिक ढंग से प्रशिक्षित करने हेतु उसने अंग्रेजी अधिकारियों की नियुक्ति की? नहीं, फ्रांसीसी अधिकारियों की नियुक्ति की थी। और इन्होंने जो डिंडीगुल है, डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की भी स्थापना किया था। डिंडीगुल में, जो कि फ्रांसीसियों की सहायता से ही किया था। डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 63 पूर्व मध्यकाल में
उत्तरी पाकिस्तान और कश्मीर पर शासन करने वाले हिंदू शाही वंश की स्थापना किसने की थी? पूर्व मध्यकाल में उत्तरी पाकिस्तान और कश्मीर पर शासन करने वाले हिंदू शाही वंश की स्थापना किसने की थी? दुर्लभवर्धन, अवंतीवर्मन, संग्रामराज, कल्लर। तो 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो कि पूर्व मध्यकाल में उत्तरी पाकिस्तान और कश्मीर पर शासन करने वाले हिंदू शाही वंश की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना कल्लर ने की थी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में राजा लखतुर्मान के एक ब्राह्मण मंत्री कल्लर थे, जिसने शाही राजा को गद्दी से हटा दिया और हिंदू शाही वंश की नींव रखी थी। शाही राजा को गद्दी से हटाकर हिंदू शाही वंश की नींव रखी थी। इस वंश को हिंदू शाही या ब्राह्मण शाही वंश भी कहते थे। भीमपाल इस हिंदू शाही वंश का अंतिम सम्राट था। भीम शाही कल्लर जो थे वो कौन थे? वो एक ब्राह्मण थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 74। भक्ति में कीर्तन प्रणाली समूह भक्ति गीत को लोकप्रिय बनाने वाले संत थे कौन थे? कबीर, सूरदास, वल्लभाचार्य, चैतन्य। 64 का राइट आंसर क्या था? चैतन्य। ये तो सामूहिक भक्ति गीत को लोकप्रिय बनाने वाले संत चैतन्य थे। इन्होंने जो है कृष्ण पंथ को लोकप्रिय बनाया था। जो कवि चैतन्य थे, ये कृष्ण पंथ को लोकप्रिय बनाया था। कहा जाता है कि चैतन्य कीर्तन करते करते भक्ति में इतना खो जाते थे कि नृत्य करते करते मूर्छित होने लगते थे, मूर्छित हो जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 75। किस विजयनगर शासक ने तुंगभद्रा और हरिद्रा नदी पर विशाल बांध का निर्माण करवाया था? तुंगभद्रा और हरिद्रा नदी पर विशाल बांध का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? कृष्णदेवराय, देवराय प्रथम, अच्युत राय, देवराय द्वितीय। तो विजयनगर शासक ने तुंगभद्रा और हरिद्रा नदी पर विशाल बांध का निर्माण किसने करवाया था? ये देवराय प्रथम ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देवराय प्रथम। देवराय प्रथम जो थे, इनका कार्यकाल 1406 से 22 तक रहा। जो संगम वंश के प्रमुख राजा थे, इन्होंने सिंचाई के उद्देश्य से तुंगभद्रा और हरिद्रा नदी पर बांध का निर्माण करवाया था। देवराय प्रथम ने विजयनगर सेना जो थी उसका आधुनिकीकरण और घुड़सवार सेना में सुधार करके तुर्की धनुर्धरों को नियुक्त किया था। तुर्की धनुर्धर थे इनके सेना में। नेक्स्ट क्वेश्चन 76। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शेरशाह सूरी से संबंध में सत्य नहीं है? इसका मकबरा सासाराम में है। इसने चांदी का रुपया चलवाया। इसकी मृत्यु कालिंजर में हुई थी। इसने कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। 76 का राइट आंसर क्या होगा? जो शेरशाह सूरी हैं, इनका मकबरा जो है सासाराम में है, ये भी बात सत्य है। इसने चांदी का रुपया चलवाया, ये भी सत्य है। इसकी मृत्यु कालिंजर में हुई थी, ये भी सत्य है। इसने कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया नहीं। इसने कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण नहीं करवाया। तो किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 77। मध्यकालीन प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। अश्वतार घुड़सवार, खुद केंद्रीय बाजार को नियंत्रित करने के लिए एक अधिकारी, सहना, जमींदार,
आमिल, भू राजस्व एकत्रित करने वाला। 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें क्या दिया है? मध्यकालीन प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अश्वतार घुड़सवार, सत्य है। खुद केंद्रीय बाजार को नियंत्रित करने के लिए एक अधिकारी, ये मुकदम या जमींदार होता था। जो खुद या मुकदम होता था ये जमींदार, शाहना नहीं होता था। जमींदार जो होता था खुद या मुकदम होता था। शाहना क्या होता था? शाहना होता था ये अधिकारी जो बाजार को नियंत्रित करता था। जो केंद्रीय बाजार को नियंत्रित करने के लिए एक अधिकारी होता था, इसे शाहना कहते थे। ये समझ लीजिए ये। और जो खुद होता था ये जमींदार होता था। इसमें देखिए उल्टा दे दिया है। आमिल क्या होता था? आमिल ये भू राजस्व एकत्रित करने वाला अधिकारी होता था। ये भी सत्य है। तो इसमें से क्या पूछ रहा है? कौन सा सत्य है? कौन सा सत्य है इसमें ना, कौन से सही सुमेलित हैं? तो ये पहला और चौथा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पहला और चौथा सही है और बाकी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78। किस मध्यकालीन सुल्तान द्वारा कश्मीर की डल झील में रूपलंका और सोनलंका नामक कृत्रिम द्वीप बनाया गया? जैनुल अबादीन, सिकंदर शाह, मोहम्मद शाह तृतीय, मिर्ज़ा हैदर, दोगलत। 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस मध्यकालीन सुल्तान द्वारा कश्मीर की डल झील में रूपलंका और सोनलंका नामक कृत्रिम द्वीप बनाया गया था? जैनुल अबादीन द्वारा, सिकंदर शाह, मोहम्मद शाह तृतीय, मिर्ज़ा हैदर, दोगलत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैनुल अबादीन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इनका जो वास्तविक नाम था ये शाह खान था, जो कि कश्मीर के शासक थे। ये इन्होंने ही डल झील में रूपलंका और सोनलंका नामक कृत्रिम द्वीप तथा वुलर झील पर जैन लंका नामक कृत्रिम द्वीप का निर्माण कराया। डल झील पर कौन कौन सी हैं? रूपलंका, सोनलंका, और जो वुलर झील है वहाँ पे जैन लंका का निर्माण करवाया था। और इन्होंने मिर्ज़ा हैदर दोगलत बाबर का जो है मौसेरा भाई था। जो जैनुल अबादीन थे ये मिर्ज़ा हैदर दोगलत बाबर का मौसेरा भाई था, जो नाजुक शाह की उपाधि से 1540 में कश्मीर का सुल्तान बना था। इसने तारीख़ रशीदी नामक ग्रंथ लिखा था। जैनुल अबादीन ने तारीख़ रशीदी नामक ग्रंथ लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। दीवाने मखफ़ी शीर्षक से कविताओं का संग्रह किसने लिखा था? दीवाने मखफ़ी किसने लिखा था? दारा शिको, जेबुन्निसा, महम अनंगा या फिर जहां आरा। 79 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जेबुन्निसा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जेबुन्निसा औरंगजेब की सबसे बड़ी पुत्री थी, जिसे विद्रोही शहजादे अकबर का समर्थन करने के कारण औरंगजेब ने दिल्ली के निकट सलीमगढ़ के किले में कैद किया था। वहीं कैद में रहते हुए जेबुन्निसा ने दीवाने मखफ़ी शीर्षक से कविताएं लिखी। जेबुन्निसा ने दिल्ली में बैतुल उलूम नामक पुस्तकालय की भी स्थापना किया था। दिल्ली में बैतुल उलूम नामक पुस्तकालय की स्थापना किया था। जेबुन्निसा औरंगजेब की बड़ी पुत्री थी, जिसे विद्रोही शहजादे अकबर का समर्थन किया था। औरंगजेब ने दिल्ली के निकट सलीमगढ़ के किले में कैद कर दिया था। अपनी बच्ची को
कैद कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन। किस सल्तनत कालीन बादशाह ने मुहर्रम में ताज़िए निकालना बंद करवा दिया? मुहर्रम बिन मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी, इल्तुतमिश। तो किसने करवा दिया था? ये सिकंदर लोदी ने बंद करवा दिया था। सिकंदर लोदी ने मुसलमानों में प्रचलित कई प्रथाओं को बंद करवाया था। अच्छा, जो मुस्लिमों में अभी भी औरतें मस्जिद पे या मज़ार पे नहीं जाती हैं, तो इसको किसने बंद करवाया था? इसको भी सिकंदर लोदी ने ही बंद करवाया था। पीरों और संतों की मज़ार पर जाने से रोक दिया था। सिकंदर लोदी ने जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। सिकंदर लोदी मुस्लिम नाइयों द्वारा हिंदू की दाढ़ी और बाल कटवाने पर रोक लगा दी थी। सिकंदर लोदी ने हिंदुओं को बाल और दाढ़ी कटवाने पर रोक लगा दिया। भूमि की नाप के लिए गज सिकंदरी का प्रचलन भी किया था इसने। सिकंदर लोदी ने गजे सिकंदरी का प्रचलन भूमि को नापने के लिए किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, 80 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिकंदर लोदी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत काल के वह दो मात्र बादशाह जिन्होंने पैदावार का अनुमान करके ही लगान निश्चित किया। सल्तनत काल के वह दो मात्र बादशाह थे जो पैदावार का अनुमान करके ही पैदावार के अनुसार ही जैसे ही लगान निश्चित किया करते थे। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी बलवन, सिकंदर लोदी, जलालुद्दीन खिलजी और फिरोज तुगलक। 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 81 का राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 82। जयमल और फतेह सिंह फत्ता किस राज्य के सिपरसालार थे? जयमल और फतेह सिंह किस राज्य के सिपरसालार थे? 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कश्मीर, मेवाड़, बीकानेर, संगानेर। तो 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेवाड़। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अकबर द्वारा प्रतिपादित इलाही संवत को बंद करवाकर हिजरी संवत किस मुगल शासक ने चालू किया था? शाहजहां ने, औरंगजेब ने, हुमायूं ने, बहादुर शाह जफर ने। 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अकबर द्वारा प्रतिपादित इलाही संवत को बंद करवाकर हिजरी संवत किस मुगल शासक ने चालू किया? शाहजहां ने, औरंगजेब, हुमायूं, बहादुर शाह जफर ने। तो किसने किया था? शाहजहां ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सर्वप्रथम नायब ममलिकात पद का सृजन निम्नलिखित में से किस काल में किया गया था? नायब ममलिकात पद का सृजन किस काल में किया गया था? 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश, बहराम शाह, बलवन, रजिया सुल्तान। 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहराम शाह। सर्वप्रथम नायब ममलिकात पद का सृजन किसने किया था? बहराम शाह। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने किस जगह का नाम खिजराबाद रखा था? रणथंभौर, चित्तौड़, तेलंगाना, एलचीपुरी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने किस जगह का नाम खिजराबाद रखा था? ये रणथंभौर का नाम रखा था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86।
औरंगजेब के शासनकाल से संबंधित घटनाओं पर विचार कीजिए। इसने झरोखा दर्शन और तुलादान पर रोक लगा दिया। इसने हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगाया। इसी के समय में रामचंद्र बुंदेला के नेतृत्व में बुंदेलों का विद्रोह किया। तो 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसने झरोखा दर्शन और तुलादान पर रोक लगा दिया, ये भी सत्य है। और इसने हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगा दिया, ये भी बात सत्य है। और इसी समय रामचंद्र बुंदेला के नेतृत्व में बुंदेलों का विद्रोह हुआ था? नहीं, जहांगीर के समय में हुआ था, ना कि बुंदेलों का विद्रोह कब हुआ था? किसके नेतृत्व में? जहांगीर के समय में हुआ था। रामचंद्र बुंदेला के नेतृत्व में बुंदेलों का विद्रोह जहांगीर के समय में हुआ था। औरंगजेब के समय में नहीं हुआ था, जहांगीर के समय में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पहला और दूसरा सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने अपने सिक्कों पर नानक सहाय और गोविंद सहाय नामक उत्कीर्ण करवाया? नाम किसने उत्कीर्ण करवाया? रणजीत सिंह, दलीप सिंह, नौनिहाल सिंह, गुलाब सिंह। 87 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो रणजीत सिंह थे, रणजीत सिंह ने अपने सिक्कों पर नानक सहाय और गोविंद सहाय के नाम पे सिक्का जो है उत्कीर्ण करवाया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सल्तनत काल में रेशमी कपड़ा बुनने का कारखाना सर्वप्रथम किसने स्थापित किया? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी। 88 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो रेशमी कपड़ा बुनने का कारखाना सर्वप्रथम स्थापित किया गया था, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा करवाया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और शाही कारखाने जो है फिरोज तुगलक ने खोले थे। जो कि इसमें बनने वाले जो भी प्रोडक्ट होते थे वो अमीरों व धनवान व्यक्तियों को बेची जाती थी। प्रत्येक कारखाने की देखरेख के लिए मुतरसरफ नामक एक अधिकारी होता था। मुतरसरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 89। किस सूफी संत ने सिकंदर लोदी और बाबर को पत्र लिखकर भारत में शरिया कानून लागू करने की मांग की थी? निजामुद्दीन औलिया, सिराजुद्दीन उस्मानी, अब्दुल कद्दुस गंगोही, सैयद मोहम्मद गेसुद राय। 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब्दुल कद्दुस मंगोही। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब्दुल कद्दुस और गंगोही थे, इन्होंने सूफी संत ने सिकंदर लोदी और बाबर को पत्र लिखकर भारत में शरिया कानून लागू करने की मांग की थी। अब्दुल कद्दुस गंगोही ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 90। जपजी शब्द का संबंध किस धर्म से? हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख। जपजी ये सिख धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जो गुरु नानक देव ने अपने उपदेश छोटी छोटी कविताओं के रूप में दिए थे, जिसे सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव द्वारा ग्रंथ में जपजी नाम से संकलित किया गया था। ये गुरु नानक देव के आध्यात्मिक विचारों को स्पष्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन नंबर 90 तक हमने देख लिया और नेक्स्ट क्लास में हम 91 से स्टार्ट करेंगे और आपके पूरे 150 क्वेश्चंस करेंगे।
तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने कोई भी कमेंट हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, आप हमें कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।